आज हम बात करेंगे ये वित्तीय व समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के एक महत्वपूर्ण विषय जनजातीय भारत के बारे में। हमने इससे पहले जनजातियों के अर्थ और जाति और जनजाति में अंतर के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग बात करेंगे भारत में जनजातियों के वर्गीकरण के बारे में। क्योंकि भारत एक विशाल देश है और जनजातियों की बहुत बड़ी संख्या भारत में विद्यमान है, इसलिए उनका वर्गीकरण किसी एक आधार पर नहीं किया जा सकता है। तो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग आधारों पर जनजातियों का वर्गीकरण किया है। उनमें से कुछ प्रमुख आधार है भौगोलिक वितरण के आधार पर कि जनजातियां किन किन क्षेत्रों में फैली हुई है, जनजातियों में कौन कौन से प्रजातीय तत्व है, यानी कौन सी प्रजातियों की जनजातियां भारत में विद्यमान है, जनजातियां कौन सी भाषा बोलती है, उनकी संस्कृति कैसी है, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी है। इन सब आधारों पर जनजातियों का वर्गीकरण विद्वानों ने किया है। हम भारतीय जनजातियों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वर्गीकरण को समझने की जानने की कोशिश करेंगे। पहला जो वर्गीकरण किया है भौगोलिक आधार पर जनजातियों का, प्रोफेसर बी एस बुआ ने इनका वर्गीकरण किया है और इनको तीन भौगोलिक क्षेत्रों में जनजातियों को वर्गीकृत किया है। पहला है उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत, और दूसरा है मध्य भारत, और फिर है दक्षिण भारत। उत्तर और उत्तर पूर्व भारत में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब का पूर्वी भाग, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, और जिनको हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं, वो सारे के सारे क्षेत्र हैं वो उत्तर पूर्व क्षेत्र में। इनमें जो जनजातियां प्रमुख रूप से रहती है वो हम देखते हैं कि कश्मीर में गुर्जर, और उत्तराखंड में भूटिया, फिर पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग है वहाँ पे लेप्चा, गुरुंग, और जो नॉर्थ ईस्ट में है वहाँ पे मिसिमी, कुकी, नागा, मिकिर, अबोट, ये जो जनजातियां हैं ये प्रमुख रूप से इन क्षेत्रों में निवास करती है। उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत है, विशेष तौर से उत्तर पूर्वी भारत है, वो लगभग जनजाति बहुल इलाका या क्षेत्र है। मध्यवर्ती क्षेत्र है, इसका विस्तार हम मान सकते हैं कि उत्तर में गंगा का मैदान से लेकर कृष्णा नदी तक का जो क्षेत्र है उसको जनजातीय वर्गीकरण की दृष्टि से हम सेंट्रल जोन या मध्यवर्ती क्षेत्र मान सकते हैं। इसमें विंध्याचल और सतपुड़ा, अरावली की पहाड़ियाँ भी सम्मिलित है। इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, दक्षिण उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के उत्तरी भाग के जो निवास करने वाली जनजातियां हैं वो इसमें शामिल होती हैं। तो इन जनजातियों में हम लोग जानते हैं कि जो प्रमुख रूप से है संथाल, मुंडा, उरांव, हो, खरिया, बिरहोर, गोंड, बेगा, भील, मीणा आदि जनजातियां हैं वो प्रमुखता से इस क्षेत्र में निवास करती है। उस क्षेत्र की दृष्टि से भी ये बहुत बड़ा है, और यहाँ की जनजातियां हैं वो औद्योगिकरण और नगरीकरण से भी प्रभावित हुई है, और नवीन शहरी संस्कृति के संपर्क में आने से उनके सामने अनेक चुनौतियां भी उत्पन्न हुई है। अधिकांश ये जनजातियां कृषि कार्य करती है, लेकिन कुछ जनजातियां उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, खदानों में और कारखानों में भी काम करती है। दक्षिणी क्षेत्र है, ये कृष्णा नदी के दक्षिण का जो क्षेत्र है इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वो इस क्षेत्र में आता है। इसमें जो जनजातियां हैं वो नीलगिरी के टोडा बहुत ही प्रसिद्ध है जो भैंस पालन संस्कृति से संबंधित है। कोटा, पनियन, कादर, हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश में चेंचू, कोटिया, कोया
आदि प्रमुख जनजातियां हैं। और इसी क्षेत्र में अंडमान निकोबार में जो रहने वाली जनजातियां हैं, जारवास, निकोबारी, सेंटिनली, ओंग, सोमपेन आदि भी इनमें सम्मिलित की जा सकती है। डॉक्टर दुबे ने भौगोलिक दृष्टि से जनजातियों को डॉक्टर एस सी दुबे ने ये डीएस गुहा का वर्गीकरण था, जिन्होंने 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया। एस सी दुबे ने जनजातियों को 4 भागों में विभाजित किया, जिसमें उन्होंने एक पश्चिमी क्षेत्र है उसको और अधिक और ऐड किया है, जिसमें वर्ली, कटकुरी, महादेव, कोली, भीलों के कुछ समूह को जनजाति के रूप में उस क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। शेष लगभग वही क्षेत्र हैं जो डीएस गुहा ने वर्गीकरण में उल्लेखित किया है। ये भौगोलिक वितरण के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण किया गया था। दूसरा वर्गीकरण का आधार है प्रजातीय वर्गीकरण का आधार, जिसमें डॉक्टर गुहा ने प्रमुख रूप से जो प्रजाति तत्व हमारे जनजातियों में देखे हैं, उनमें प्रमुख जो वर्गीकरण है वो इस आधार पे निग्रिटो, ये निग्रो जाति की प्रजाति की एक उपशाखा है। इस प्रजाति के शारीरिक लक्षण है वो नाटा कद है, चेहरा, चौड़ा सिर है और गहरा काला रंग है। ऊनी ऊन के अनुसार काले ऊनी बाल हैं, मोटे होठ हैं, चौड़ी नाक है। ये जो लक्षण है वो निग्रिटो प्रजाति के लक्षण हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये निग्रिटो प्रजाति के लोग हैं जो प्राचीनतम हैं, और दक्षिण भारत के जो कादर, इरुला, पनियन और असम के अंगामी नागाओं तथा पूर्वी बिहार की जो राजमहल की पहाड़ियों में जो जनजाति निवास करती है, उनमें वो जनजातियां हैं वो निग्रिटो प्रजाति की जनजातियां हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण प्रजाति है जो जनजातियों की, वो है प्रोटोस्टेलाइट आदि आग्नेय। इसकी विशेषता है छोटा कद होता है, लंबा सिर होता है ऊंचा, और मुंह आगे की ओर उठा हुआ होता है, नाक छोटी और चपटी होती है। तो मध्य भारत में जो जनजातियां पाई जाती है वो लगभग लगभग प्रोटोस्टेलाइट प्रजाति की विशेषता वाली होती है। और भील और चेंचू भी इसी प्रजाति के लोग हैं। तो मध्य भारत में जो जनजातियां पाई जाती है वो संथाल, गोंड, बेगा, ये जो जनजातियां हैं ये प्रोटोस्टेलाइट जनजातियां हैं। तीसरी प्रजाति के आधार पर जो वर्गीकृत जनजातियां हैं वो मंगोलाइट प्रजातियों की जनजाति है। मंगोलाइट प्रजाति की भारत में 2 शाखाएं हैं, एक तो चौड़े सिर वाली और दूसरी लंबे सिर वाली है। चौड़े सिर वाली प्रजाति चटगांव, म्यांमार तथा उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। और लंबे सिर वाले जो जनजातियां हैं मंगोलाइट प्रजाति की, वो असम में सीमांत प्रांतों में और ब्रह्मपुत्र की घाटी में पाए जाते हैं। हालांकि भारतीय जनजातियों की प्रजाति वर्गीकरण करना काफी कठिन कार्य है, क्योंकि भारत में प्रजाति मिश्रण इतना हो गया है कि कोई भी प्रजाति आप आज अपने शुद्ध रूप में हम लोग नहीं देखते हैं, बल्कि प्रत्येक प्रजाति में अनेक प्रजातियों के लक्षण हैं। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर भारतीय जनजातियों को हम लोग निग्रिटो, प्रोटोस्टेलाइट और मंगोलाइट प्रजाति में वर्गीकृत कर सकते हैं। भाषाई आधार पर भी भारतीय जनजातियों का वर्गीकरण प्रमुखतः 3 वर्गों में किया जा सकता है। एक तो द्रविड़ भाषा बोलने वाली जनजातियां, दूसरा ऑस्ट्रिक भाषा बोलने वाली जनजातियां, और तीसरा चीनी तिब्बती परिवार की भाषा बोलने वाली जनजातियां। तो द्रविड़ भाषा परिवार है वो दक्षिण में जो जनजातियां हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार की जनजातियां हैं। इसमें तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम भाषाएं आती हैं। मध्य भारत की गोंड जनजाति ये विशिष्ट है। मध्य भारत की गोंड जनजाति भी द्रविड़ भाषा का प्रयोग करती है। उड़ीसा के कुंद, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के कुई, उरांव और राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले जनजाति लोग माल्टो बोलियां बोलते हैं, जो द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है। तो द्रविड़ भाषा परिवार में बोलने वाली जो प्रमुख जनजातियां हैं वो है टोडा, मलेर, कोलिया, सवर, कोया, पनियन, चेंचू, इरुला, कादर। ये जो दक्षिण भारत की जनजातियां हैं ये द्रविड़ भाषा परिवार की जनजातियां हैं। दूसरा वर्गीकरण
भाषा के आधार पर किया जा सकता है वो है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। इसमें कोल और मुंडा भाषाएं जो कि मध्य पूर्वी भारत में जनजातियों द्वारा बोली जाती है। असम की खासी एवं निकोबार द्वीप की जो निकोबारी बोलियां हैं वो भी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से ही है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में संथाली, मुंडारी, खरिया, भूमिज, गारो ये भाषाएं भी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की है जो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम में बोली जाती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ भाषाएं जनजातियों की जैसे कारकू, सातरा और गढ़वा भाषाएं भी इसी परिवार की है। तो वास्तव में मध्य क्षेत्र की जो जनजातियां हैं वो लगभग लगभग ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की है और सबसे बड़ी जनजातीय भाषा परिवार है ये और सबसे बड़ी संख्या में जनजातियां यहाँ पे रहती है। लेकिन यहाँ रहने वाली उरांव, कोलाम, गोंड जनजातियां हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोलती है। तीसरा वर्गीकरण किया जा सकता है चिन्नी तिब्बती भाषा के आधार पर। इस परिवार की भाषाएं नेपाल, दार्जिलिंग, त्रिपुरा, कच्छ, मणिपुर, पूर्वी कश्मीर, पूर्वी लद्दाख, हिमाचल, उत्तर पूर्वी बंगाल, असम, सिक्किम आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। उत्तर पूर्व के कुछ क्षेत्रों में मोन खामोर भाषा बोली जाती है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की ये भाषा है और खासी जनजाति ये मोन खामोर भाषा बोलती है। असम में नागाओं में लगभग 16 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो भाषाओं के माध्यम से जैसा हम लोग जानते हैं कि संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है, एक दूसरे से होता है, संस्कृति का हस्तांतरण होता है। लेकिन कई भाषा परिवार पड़ोस में रहने पर उनमें सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि दक्षिण राजस्थान में भील है वो बागड़ी भाषा बोलते हैं लेकिन उसमें गुजराती भाषा के बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। सांस्कृतिक आधार पर जो वर्गीकरण किया है वो प्रसिद्ध विद्वान वेरियर एल्विन ने किया है। इन्होंने कहा कि प्रथम श्रेणी में वो आदिवासी लोग आते हैं जो अत्यधिक आदिम है और संयुक्त सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं, दुर्गम और घने जंगलों में, पहाड़ों में निवास करते हैं, झूम कृषि करते हैं और इनका सामाजिक सांस्कृतिक जीवन बहुत सरल होता है और सभ्य समाजों को देख लोगों को देख करके ये भाग जाते हैं तो पेड़ पर चढ़ जाते हैं। इसमें मध्य भारत की बस्तर की जो जनजातियां हैं, मड़िया है, उड़ीसा के जुआन है, गढ़वा है और कोदो है आदि जो जनजातियां हैं वो इस श्रेणी में आती है। दूसरी श्रेणी में वो जनजातियां हैं जो एकाकी और परंपरावादी तो है लेकिन जिनमें जीवन में कुछ परिवर्तन आ गया है। वो लोग अपने सामूहिक जीवन को त्याग कर व्यक्तिवादी हो, होते जा रहे हैं और गरीब अमीर का भेदभाव इसमें पाया जाता है और खेती के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग कम करते हैं और अपनी झूम खेती कर रहे हैं, झूम का त्याग कर रहे हैं और सभी लोगों को देख करके डरते भी नहीं है। तो ये दूसरा वर्गीकरण किया है वेरियर हेल्विन ने सांस्कृतिक आधार। तीसरी श्रेणी में उन्होंने ये बांटा है कि जो जनजातियां आधुनिक सभ्यता संस्कृति के अत्यधिक संपर्क के कारण अपनी मूल संस्कृति खो चुकी है और जो मिटने की ओर है। इसमें आदिवासी धर्म, परंपरा, कला, प्रथा, विश्वास, सामाजिक संगठन आदि छिन्न भिन्न हो गए हैं और परिणाम स्वरूप वे संकट में है, कष्ट में है, सांस्कृतिक समस्याओं, सांस्कृतिक संपर्क के कारण अनेक समस्याओं से ग्रसित है। चौथी श्रेणी में वो जनजातियां आती है जो प्राचीन कुलीन वर्ग की है जैसे भील और नागा है। इन लोगों ने बाह्य संस्कृतियों के संपर्क के बावजूद भी अपनी मौलिकता को बनाए रखा है और लोग उच्च जनजातियों से अपना संबंध जोड़ते हैं जैसे भील अपने आप को प्रशासक वर्ग से और क्षत्रियों से संबंधित करते हैं। तो इस तरह से वेरियर एल्विन ने सांस्कृतिक आधार पर वर्गीकरण किया है। आर्थिक आधार पर भी जनजातियों का वर्गीकरण हम लोग कर सकते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि शिकार करने वाली और संकलन करने वाली जो जनजातियां अर्थव्यवस्था वाली जनजातियां हैं इसमें दक्षिण भारत की कदर है, ट्रावनकोर की मालापंत्रम है, मदुरई के पलियन है, बेनार के पनियन है। ये लोग जंगलों से फल फूल शहद एकत्रित करके जीवन यापन करते हैं और ये लोग कृषि नहीं करते हैं या बहुत ही कम मात्रा में करते हैं और ये स्थानांतरित प्रकार की अ, खेती करते हैं और सरकार की वन नीति के कारण इनको बहुत ही नुकसान हुआ है। दूसरी जनजाति प्रकार है जो अर्थव्यवस्था के आधार पर जिसका हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं वो है पशुपालन पर आधारित जो जनजातियां हैं। इसमें नीलगिरी का टोडा प्रसिद्ध जनजाति है जो भैंस पालन करती है, उनकी संस्कृति भैंस संस्कृति कहा जाती है। दूसरे हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के गुर्जर जनजाति के लोग हैं जो भेड़ बकरियों का पालन करते हैं।
तीसरी जो कृषि कार्य वाली जनजातियां हैं, कई जनजातियां अब कृषि को अपना लिया है और कुछ तो स्थानांतरित करते हैं, कुछ जनजातियां कृषि यंत्रों का प्रयोग करते हैं। उत्तर पूर्वी भारत और मध्य भारत में जो जनजातियां हैं वो कृषि पर आधारित है। चौथा आधार है कि कुछ जनजातियां हैं वो आधुनिक उद्योगों में, खदानों में, बागानों में काम कर रही है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम में ऐसी बहुत सारी जनजातियां हैं जो चाय बागानों, खानों और काम करती है, क्योंकि उनके क्षेत्र में खदानें और कारखाने स्थापित हुए हैं। तो ऐसे जो समूह हैं वो बहुत सारी सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और उनमें अनेक आधुनिक सभ्यता के संपर्क के कारण बीमारियां और कुरीतियां भी प्रवेश कर गई है। तो इस तरह से जनजातियों का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया है। राज्यों के आधार पर भी जनजातियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि मध्य भारत में जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जनजातीय संख्या काफी है। दक्षिण राजस्थान में, उत्तरी गुजरात में, महाराष्ट्र में और नॉर्थ ईस्ट पूरा जनजाति बहुल क्षेत्र है। और दक्षिण में भी नीलगिरी की पहाड़ियाँ और आंध्र प्रदेश में भी कोया, रंपा और चेंचू आदि प्रसिद्ध जनजातियाँ हैं। और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का जो ये पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे गुर्जर, भोटिया, लेप्चा जनजातियाँ निवास करती है। तो ये संपूर्ण भारत के जनजातियों का वर्गीकरण है।